बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 फाइनल अकाउंट से रेलिवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव होता जा रहा है और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर इससे पहले वाले आप एग्जाम्पल्स को देखें तो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल थी, एडजस्टमेंट्स भी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर हमें कहा गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग ईयर एंड इज 30th जून 2013। हम लोग फॉर्मेट की तरफ गए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड देन नेट प्रॉफिट। अब आप लोग अपने एक्सपेंसेस को बैलेंसिंग वैल्यू पे छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटा उसके लिए अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट पहले लिखनी होगी आप लोगों ने। तो उसके लिए आप लोगों को खुद से जरा वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ जाएं तो नॉन करंट एसेट्स हम लोग इन टोटल लिख लेंगे अपने पास। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स हमारे आ जाते हैं, उनमें इन्वेंट्री, ट्रेड डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, पैकिंग मटेरियल, अनयूज्ड इंटरेस्ट रिसीवेबल्स, बैंक डिपॉजिट्स एंड करंट बैंक अकाउंट। ये हमारे पास है। बैंक बेसिकली तो बैंक बैलेंसेस होते हैं, लेकिन बैंक के अगर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं जिनमें एक हमारे पास आ जाता है करंट अकाउंट, दूसरा आ जाता है हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो आप लोगों ने बैंक के डिपॉजिट अकाउंट को अलग से ट्रीट करना होगा और बैंक के करंट अकाउंट को अलग से ट्रीट करना होगा। जिस तरह से आपको ट्रायल बैलेंस में बताया जाए, अगर वो अलग अलग क्लासिफाई कर रहा है तो आपने भी वैसे ही उसको लेके चलना है। फिर आते हैं हमारे पास इक्विटी के पोर्शन, कैपिटल है, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स वगैरह अलग अलग से हमें बताई गई हैं। देन करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, लोन एंड एक्सपेंसेस एक्रूड, और हमारे पास हमारी ये स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब अगर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएं, सबसे पहले आपने इसके ट्रायल बैलेंस को एक नजर देखना है कि कौन कौन सी चीजें गिवन है। अब इसमें हमारे पास आ रही हैं, Stewart is a sole trader supplying building materials to local builders. He prepares his accounts to 30th June each year. At June 30th 2013, his trial balance was as follows. अब देखें यहाँ पे पता चल गया सोल ट्रेडर है और काम क्या करता है, वो किस चीज में ट्रेडिंग कर रहा है, बिल्डिंग मटेरियल्स को सप्लाई करता है लोकल बिल्डर्स को। अब देखें खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा ये। और इसके बाद 30 जून ईच ईयर एंड हमारे पास आ जाता है। ओपनिंग कैपिटल बताया, परचेजेस एंड सेल्स। अब अगर आप लोग देखें तो परचेजेस एंड सेल्स एक ही कॉलम में आ गए और डेबिट क्रेडिट। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये अकॉर्डिंग टू नेचर चलता है। तो परचेजेस की नेचर क्या होती है हमारे पास, तो डेबिट कॉलम में परचेजेस हैं और क्रेडिट कॉलम में सेल्स हैं। इसी तरह से रिटर्न, अब ये नहीं बताया कि रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड, सिर्फ रिटर्न, लेकिन दोनों आ गए। तो अगर डेबिट में है तो ये हमारे पास सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड, और अगर क्रेडिट में है तो ये हमारे पास परचेजेस रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, डिस्काउंट। अब ये नहीं बताया अलाउड या रिसीव, डेबिट क्रेडिट। तो अगर हमारे पास डेबिट साइड पर हो तो ये डिस्काउंट अलाउड होता है, और अगर क्रेडिट साइड पर हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। फिर बिल्डिंग मटेरियल एट 1 जुलाई 2012 मींस ओपनिंग इन्वेंट्री, वो हमारे पास आ गई। पैकिंग मटेरियल परचेज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मौजूद है हमारे पास, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस मौजूद है, टेलीफोन, कार एक्सपेंसेस, वेजेस, allowances for doubtful debts, heat and light, sundry expenses, delivery cost, डिलीवरी व्हीकल्स की कॉस्ट, और फिर डिलीवरी व्हीकल्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर इक्विपमेंट की कॉस्ट और उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। तो यहां पर भी देखो दोनों अमाउंट्स हैं। तो डेबिट साइड पर रिसीवेबल्स, क्रेडिट साइड पर लोन मेरे पास लायबिलिटी के तौर पर मौजूद है, लोन रीपेमेंट्स 6400 के हमारे पास मौजूद है।
बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट एंड बैंक करंट अकाउंट अलग अलग से हमें बता दिए गए। अब हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है। कहते हैं द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन एट 30 जून 2013 इज अवेलेबल। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा कि हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक मर्तबा एडजस्टमेंट पढ़ लिया करें, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चले जाएगा, ताकि सारी एडजस्टमेंट पढ़ के पता चल जाए कि कौन कौन से हेड हिट हो रहे हैं हमारे पास। जैसा कि कहता है इन्वेंटरी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एट 75 300 and inventory of packing material rupees 700. There was also an unpaid invoices of rupees 200 for packing material received and consumed during the year. हम लोगों ने परचेज भी किया पैकिंग मटेरियल को और कंज्यूम भी कर चुके हैं, तो ये 200 की इनवॉइसेस अभी तक अनपेड है। फिर क्या कहते हैं, प्री पेमेंट्स रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 450 की प्री पेमेंट्स हैं। एक्रियोड एक्सपेंसेस की बात करें तो हीट एंड लाइट 400, टेलीफोन 500, वेजेस इंक्लूड 23800, कैश विड्रॉन बाय स्टीवर्ट, और हमने उसको वेजेस कंसीडर कर दिया हालांकि ड्राइंग्स बनता था। अब देखें ट्रेड रिसीवेबल्स हैव बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज। अब ये इसके लिए एजिंग एनालिसिस यूज कर रहा है। जो प्रोविजन क्लोजिंग हम लोग फाइंड करते थे उसके लिए पहले वो हमें एक रेट बता दिया करता था, लेकिन अब एजिंग एनालिसिस है और इनके लिए क्या क्या प्रोविजन के रेट हैं वो हमें बता दिए गए। अब यहां से भी देखो तो हमारे पास टोटल रिसीवेबल्स कितने बन रहे हैं, 95,000। तो अगर ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें तो यहां पर भी आपके पास रिसीवेबल्स की अमाउंट 95,000 ही है। सिर्फ इस 95,000 को उसने डिफरेंट एज ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। फिर कहते हैं कि सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹3500 फॉर स्टीवर्ड्स पर्सनल टैक्स बिल। द लोन वाज टेकन आउट सम इयर्स अगो। द फाइनल पेमेंट इज ड्यू ऑन 31st March 2014. The loan was taken out some years ago. The final payment is due on 31st March 2000. अब हम लोग कौन सी डेट को मौजूद हैं, 30th जून 2013। कितने अरसे बाद हमने फाइनल पेमेंट कर देनी है, 9 months, विद इन 12 months करंट लायबिलिटी जाएगा, नॉन करंट के तौर पे नहीं लिखा जाएगा। अब क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, द फिगर शोन इन द ट्रायल बैलेंस फॉर लोन रीपेमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ रुपीज फॉर द ईयर। तो बेटा वो 800 आप लोगों का एक्सपेंस बनेगा और लोन की रीपेमेंट के लिए वो 800 शामिल नहीं होगा। फिर देखें, द बैंक डिपॉजिट अकाउंट वाज ओपन्ड ऑन 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 मतलब मिड ऑफ द ईयर। ओके, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर नहीं है ये अकाउंटिंग ईयर का मिड है। 6 months गुजर चुके हैं, 6 months रहते हैं, 30 जून हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है। एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, interest is credited at 31st December annually. The average rate of interest since opening the account has been 6% per annum. At 1st July 2012, Stewart decided to bring one of his family car valued at rupees 8,000 into the business. No entries have been made in the business books for its introduction. Depreciation is to be provided as follows: 20% cost for delivery vehicles, 25% on reducing balance for the car, 25% on reducing balance for the equipment. तो भाई आपने डिलीवरी व्हीकल्स के ऊपर 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, जबकि अपने कार और इक्विपमेंट के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करना है। अब आ जाना है आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर आप लोग देखें तो भाई सेल्स से रेलेवेंट कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं थी ना। आप लोगों ने अपनी नेट सेल्स सबसे पहले कैलकुलेट कर लेनी है। नेट सेल्स का आइडिया कहां से होना है, ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड लेस डिस्काउंट अलाउड।
ऑल राइट। और ये अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 6 to, क्या इसके अलावा कोई और ऐसी एडजस्टमेंट जो हमारी नेट सेल्स को इफेक्ट करे? तो आपने जाके इसको लिख दिया अपने पास 6 to 1 200, ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखें कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए अगर आप लोग देखें तो भाई आपके पास ओपनिंग मटेरियल, ओपनिंग बिल्डिंग मटेरियल कितना है 98 200, ये आपके पास ओपनिंग आ जाएगा। उसके बाद भाई परचेजेस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये आपके पास परचेजेस हैं। अब आपने इस ओपनिंग में से ये परचेजेस ऐड करनी है, ओपनिंग में से ये परचेजेस आपने ऐड कर देनी है, परचेजेस रिटर्न लेस कर देनी है, डिस्काउंट रिसीव्ड लेस कर देने हैं, ये बात क्लियर? अच्छा, इसके अलावा परचेजेस से रेलिवेंट कोई और बात? ओ हाँ जी, अब बात करेंगे अगर हम लोग वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस हमारे पास एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएंगे क्योंकि सैलरीज का पोर्शन गिवन नहीं है। अगर वेजेस अलग से सैलरीज अलग से, तो फिर आप लोगों ने वेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल और सैलरीज को एक्सपेंस बनाना होता है। लेकिन अगर सैलरीज ना हो, सिर्फ वेजेस हो, तो क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो बगैर एम्प्लॉयज के चल रहा हो और हमें सैलरीज ना देनी पड़े? तो ये वेजेस आपके फिर एक्सपेंस, मतलब यहाँ पर आपने जरा कॉमन सेंस को यूज करना है कि अगर दोनों अलग अलग गिवन हो फिर वेजेस से मुराद हमारी परचेजेस से रेलिवेंट ही होता है। लेकिन अगर सैलरीज अलग से गिवन नहीं है तो आपने इनको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही ट्रीट करना है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके। अच्छा, अब आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड करने के लिए 98 200 प्लस परचेजेस 324 500 लेस 1700 लेस 20। अब एक नजर आप लोगों ने गौर से देखना है कि इनमें और कौन सी चीज है जो कि शामिल हो सकती है। तो ट्रायल बैलेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग देखें बिल्डिंग मटेरियल का क्लोजिंग, ये आप लोगों ने लेस कर देना है। अब बात आती है पैकिंग मटेरियल की। क्या भाई बिल्डिंग मटेरियल तो चले हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन गया, लेकिन ये पैकिंग मटेरियल हमारा एक्सपेंस है या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है? अब यहां पर हमें जरा सोचना पड़ेगा कि उसने ये पैकिंग मटेरियल वाला इसमें ट्विस्ट डाला हुआ है कि ये हमारे पास एक्सपेंस है या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। लेकिन अभी तक के लिए हम लोग अभी बिल्डिंग मटेरियल को देखते हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोग देखें, उसने अगर ये 200 बताया है तो ये 200 किससे रेलिवेंट उसने बताया है? तो इसका बिल्डिंग मटेरियल से तो कोई ताल्लुक नहीं है, एडजस्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो कहीं ड्राइंग्स की बात थी, तो वो ड्राइंग्स कहीं परचेजी से रेलिवेंट तो नहीं थी ना? क्या कहाँ पे है हमारे पास ड्राइंग्स? जी जी, कहते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, वेजेस से रेलिवेंट है तो इससे रेलिवेंट नहीं है। तो देखिए हमारे पास अब तक कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बन जाती है 343 200। अब बेटा देखिए पैकिंग मटेरियल तो आप लोगों की सेल्स से रेलिवेंट है कि जब तक आप मटेरियल पैक करके नहीं देंगे तो क्या आप उसको सेल कर सकते हैं? इसीलिए पैकिंग मटेरियल जरूरी है। तो वो आपका एक किस्म का सेलिंग एक्सपेंस बन जाना है, ना कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट। ऑल राइट, इसलिए पैकिंग मटेरियल को हम लोग नहीं लेकर आए थे। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर? जैसे आप लोग कोई सपोज के ट्रेडिंग है, चीनी लेने के लिए जाते हो, अब उसके पास चीनी तो एक पूरे कट्टू में आती है, आप 1 किलो लेने जाते हो, आपको झोली में देगा, ये शॉपर यूज करेगा, उस शॉपर की कॉस्ट उसे नहीं पड़ रही होती, एक्सपेंस है उसका, वो पैकिंग मटेरियल है। ऑल राइट। अच्छा, अब आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल लिखी तो आपको यहां से ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल नहीं गया। अब आप लोगों ने ना मार्क्स गेन करने की तरफ जाना है। यहां पर हमें पता चला कि यार फाइनेंस कॉस्ट भी है, इंटरेस्ट इनकम भी है, मैं इनको अकाउंट फॉर कर सकता हूं, फाइनेंस कॉस्ट को भी और इंटरेस्ट इनकम को भी। भाई किस तरह से मैं इन फाइनेंस कॉस्ट को
और इंटरेस्ट इनकम को जाके अकाउंट फॉर करो। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो भाई मेरे पास जो इंटरेस्ट इनकम बननी है वो मेरे कौन से अकाउंट पर बननी है? डिपॉजिट अकाउंट पर। मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है? 50। इसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%। और ये मैंने इन्वेस्टमेंट किस दिन की? 1 जनवरी 2013। और उसने आपसे कहा कि भाई आपको आपके डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर हर साल दिसंबर में इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर? मेरे अभी जमा हुए तो क्या 6 माह की इनकम मैंने अर्न नहीं की होगी? कि तो अपने पास रिकॉर्ड भी करो उसको। लेकिन मैंने रिसीव नहीं की, मैंने अर्न नहीं है, अर्न कर चुके हैं हम लोग। ये मेरा करंट एसेट बन जाएगा, ये मेरे रिसीवेबल्स के तौर पर जाएगा। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितनी इनकम बनती है? 450। 450 मैं अर्न कर चुका हूं, मैंने रिसीव नहीं की। तो ये मेरे पास एक तो मेरी अदर इनकम का पार्ट बन जाएगी, दूसरा मेरे करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगी, इनकम रिसीवेबल। ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए उसने कहा कि आप हर साल 31 दिसंबर को अपनी इनकम क्लेम करोगे। तो मैं पहली इनकम क्लेम किस दिन करूंगा? 31 दिसंबर 2013 को। जबकि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून। तो भाई जून तक की इनकम रिकॉर्ड करो, लेकिन अभी आप रिसीव नहीं की तो आपने उसको अपनी करंट एसेट्स का पार्ट बना देना है। अब आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गए और यहां पर जाकर आपने अपनी इनकम रिकॉर्ड कर दी। क्लियर? और ये 450 भी करंट एसेट्स में गए और देखा इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये भी आपने जाके पुट कर दिया। और ये इस डिपॉजिट अकाउंट में किसी किस्म का कोई चेंज आया और उसने कहा था ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म है तो करंट एसेट का पार्ट बनेगा। ऑल राइट। और अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो नॉन करंट एसेट का पार्ट बनता। क्लियर हो गई ये बात? अब इससे रेलेवेंट हम लोगों ने अपनी एडजस्टमेंट नंबर एच को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। 1 जनवरी को हम लोगों ने ये डिपॉजिट किया था और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून। तो जनवरी से जून तक 6 मंथ नहीं हो गए? ओके हो गई बात? अब आ जाओ इंटरेस्ट एक्सपेंस पर। देखो भाई उसने आपसे यहाँ पे कहा कि हमारे पास लोन की अमाउंट कितनी है? 10,000 में से हम लोगों ने रीपे कितना किया? लेकिन 6400 में से उसने आपसे कहा था कि 800 एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। भाई मुझे लोन के ऊपर परसेंटेज नहीं बताई थी, इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बताता तो मैं उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लेता। तो उसने मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट ही बता दिया। बेटा सिंपली ये 800 उठाना था और यहां पे आके लिख देना था आपका एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस आप पे कर चुके हैं, तो ये कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है। आप 6400 में से ये 800 पे कर चुके हैं, तो बेसिकली आपने प्रिंसिपल अमाउंट में से कितनी अमाउंट पे की है? आप लोगों ने टोटल जो पेमेंट की वो 6400 की, उसमें से प्रिंसिपल 5600 और इंटरेस्ट 800। तो आपके पास रिमेनिंग आपके लोन की अमाउंट कितनी आ गई? और ये 4400 उसने कहा था नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को आप लोग पे करने वाले हैं। तो ये आपकी कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो हम इसको कहां पे लिखेंगे? करंट लायबिलिटीज में। तो अगर आप लोग गौर से देखो तो उसने नॉन करंट लायबिलिटीज इधर लिखा भी नहीं, लेकिन वहां एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बॉक्स बना के दे सकता है, तो उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ओके, ऑल राइट। ये एडजस्टमेंट समझ आ गई सब बच्चों को? अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पर गए जी,
आपको इंटरेस्ट की समझ आ गई, और अब आपके 4400 करंट लायबिलिटीज क्यों बनाया इसकी भी समझ आ गई। अच्छा अब देखें आपके पास यार पहली एडजस्टमेंट क्या थी, इन्वेंटरी क्लोजिंग। मुझे याद आया कि यार मेरे करंट एसेट्स हैं, तो भाई आप जाएं बिल्डिंग मटेरियल, किसी किस्म की क्या कोई एडजस्टमेंट है इसमें, यार ये भी आपका करंट एसेट है, ये भी आपका करंट एसेट है, लेकिन उसने कहा देयर वाज आल्सो एन अनपेड इनवॉइस ऑफ, तो मेरी लायबिलिटी ना बन गया, ये 200 मेरी लायबिलिटी का पार्ट भी बन जाएगा, फॉर पैकिंग मटेरियल रिसीव्ड एंड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो भाई ये मेरा एक्रूड है, एक्रूड है तो लायबिलिटी का पार्ट बनाएंगे। आप लोग फौरन जाएं और इसको जाके आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है करंट एसेट्स में, ये बिल्डिंग मटेरियल की इन्वेंटरी और ये पैकिंग मटेरियल अनयूज्ड अनकंज्यूम्ड, ये बेटा सेल नहीं करना पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल यूज किया जाता है, ये वो पैकिंग मटेरियल है जो अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया, तो इसलिए ये हमारी इन्वेंटरी का पार्ट, जो सेल तो हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल करना है, क्लियर। तो ये आपने जाके लिख दिया, साथ में आपकी लायबिलिटीज के अंदर ये 200 रुपीज एक्रूड फॉर, अब देखें भाई, सपोज कि मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि क्या अमाउंट आनी है, वही बॉक्स में जाके 200 लिख देना, एटलीस्ट इतना तो याद होना कि 200 आएगा, क्योंकि वहां पर आप ये ब्रैकेट और 200 तो नहीं लिख सकते, आप इस बॉक्स में 200 लिख देना, आपको ये याद रहेगा कि यार ऑलरेडी 200 इसमें मौजूद है, इन केस कोई और अमाउंट आप लेकर आते हो तो आप लोग वो अमाउंट प्लस 200 ऐड करके दोबारा से लिख देना, ऑलराइट। फिर कोई और अमाउंट, एटलीस्ट मुझे ये याद तो रहेगा ना कि पहले इतनी हो चुकी है वैल्यू, इसकी वर्किंग आपने हमेशा इस तरह से जाके करनी है, तो ये 200 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लियर है, देखें प्री पेमेंट्स आ गई, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 450, तो यहाँ एक्सपेंसेस में से मुझे पता चल गया रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस, कि यहां से मैंने 450 माइनस कर देना है, ऑलराइट, और अपने करंट एसेट्स में जाकर प्री पेमेंट्स के तौर पे लिख देना। यहां से देख लिया करो कि यार किसी किस्म के कोई एक्रूड या प्री पेमेंट्स ऐसे जो उसने मुझे अपने ट्रायल बैलेंस में बताए हो, तो क्या कोई ऐसे हैं? नहीं, कोई भी नहीं है, तो ये 450 भी आप लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में जाना है और जाके इसको रिकॉर्ड कर देना है। आपने जैसे ही देखना प्रीपेड एक्सपेंस, अब बॉक्स में 450 लिख दो, अगर इसमें कोई इंक्रीज होगा तो ऐड करके दोबारा लिख लेंगे, राइट। अच्छा इसी तरह से जब आप लोग आए बी पॉइंट हो गया सी पर, एक्रूड एक्सपेंसेस, हीट एंड लाइट 400, टेलीफोन 5, ये तो पता चल गया यार ये 900 मेरी लायबिलिटी है, लेकिन हीट एंड लाइट को ऐड कर दूंगा मैं 400 एंड टेलीफोन में ऐड कर दूंगा 500, ये बात क्लियर है। और जल्दी से एक्रूड लायबिलिटी के पास जाऊंगा, उसमें पहले से 200 लिखा हुआ है, 200 प्लस 900 जाकर मैं 1100 लिख दूंगा, बात क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखें, फिर अब 1 बाय 1 हम लोग डील करते जा रहे हैं। कहते हैं वेजेस इंक्लूड 23800 कैश विड्रॉन बाय, तो हमने कहा कि भाई वेजेस में से माइनस करो 23800, वेजेस एक्सपेंसेस का पार्ट बनाने जा रहे हैं, रीजन समझ आ गई, 23800, और ड्राइंग्स में जाकर ऐड कर लेंगे हम लोग 23800। क्या यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन है कहीं? नहीं, तो आप लोग भाई देखें क्या ओपनिंग कैपिटल में कोई चेंज है? तो जाके ओपनिंग कैपिटल तो लिखो ना, और साथ में ड्राइंग्स 23800 की जाके, क्या वैसे इसके अलावा कोई और ड्राइंग्स थी? 23800 के अलावा कोई और ड्राइंग्स थी? तो वो बाद में जैसे ही आएंगे हम लोग जाके रिकॉर्ड कर देंगे, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब यहाँ पे देखें, इक्विटी के पोर्शन में गए और अपना ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने लिखा, साथ में ड्राइंग्स आ गई हमारे पास 23800, ऑलराइट, मतलब मैंने ड्राइंग्स के कॉलम वो बॉक्स में जाके 23800 लिख दिया।
उसके बाद आप लोग देखें हमने इनकी एडजस्टमेंट्स कर दिया है। फिर आते हैं रिसीवेबल बैलेंसेस। क्या रिसीवेबल में कोई इंक्रीज या डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर? कोई ऐसा इंक्रीज डिक्रीज नहीं। क्या करूंगा मैं? सबसे पहले क्लोजिंग प्रोविजन फाइंड करूंगा। क्लोजिंग प्रोविजन कैसे आएगी? 30 to 60 1%, 60 to 90 2.5%, 90 to above 5%। लेकिन कहते हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ, तो भाई आपने इसमें से 600 राइट ऑफ करना है बैड डेट। ये बैड डेट एक्सपेंस में शामिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसका 5% चार्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये अमाउंट आपके पास बन जानी है 200, ये अमाउंट बन जानी है 300 और ये अमाउंट बन जानी है, अच्छा ये टोटल प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना बन जाएगा? लेकिन आपने 95,000 माइनस 620 नहीं कर देना, वो बैड डेट इसमें से माइनस करो, वो जो ऊपर आपने माइनस किए थे, तो टोटल डिक्रीज नहीं हो जाएगा। तो अब आपके पास रिसीवेबल्स बेसिकली कितनी अमाउंट के हैं? 94400। इसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग प्रोविजन 620, तो आपके पास आपके डेट रिसीवेबल्स का बैलेंस आ जाएगा 93780। ऑल राइट। और अब प्रोविजंस की वर्किंग यहाँ पे करते जाना। क्लोजिंग प्रोविजन क्या है आपके पास? 620। ओपनिंग प्रोविजन इस क्वेश्चन में आपको गिवन थी। देखिए ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, बैड डेट जो अभी हमने रिकॉर्ड किए, क्या यहां पर कहीं बैड डेट हैं? ट्रायल बैलेंस में कहीं पे कोई बैड डेट मौजूद है? तो अब देखें इनकम स्टेटमेंट को कितना चार्ज करेंगे? अब ये हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा। ऑल राइट। अब ये एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। सिर्फ जब एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने लगेंगे तो 220 भी हम लोग शामिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलें हम लोग जी। कहते हैं लोन वाज टेकन सम इयर्स अगो, और इसकी हम लोग एडजस्टमेंट्स कर 800 एज इंटरेस्ट और 4400 हम लोगों ने करंट लायबिलिटीज के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। एच की ट्रांजैक्शन हो गई। आई की तरफ जाएं जी, एफ रहता है। अच्छा एफ में देखें कहते हैं सरेंडर एक्सपेंसेस में 3500 शामिल है और ये स्टीवर्ड का तो ड्राइंग, तो आपने सरेंडर एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है 3500 से और अपनी ड्राइंग्स को इंक्रीज कर लेना है 3500 से। तो अब आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी बने? देखिए आपने 23,800 पहले लिखा हुआ था, आप अपने कैलकुलेटर पे 23,800 वो पहले वाला लिख लें प्लस 3500, तो अब आपकी ड्राइंग्स क्या बन गई? 27300। ऑलराइट, कोई इशू? अच्छा नेक्स्ट अब जाके देखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? कहते हैं 8,000 रुपीज की हम लोगों ने कार, स्टीवर्ड की अपनी कार थी, पर्सनल कार, और उसने बिजनेस यूज में दे दी। तो बेटा अगर बिजनेस ऑनर अपना कोई फिक्स्ड एसेट्स आकर बिजनेस को देता है तो वो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस ऑनर होता है। अब हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग क्या करेंगे? कार अकाउंट डेबिट। बेटा इसको डिलीवरी व्हीकल्स के साथ शामिल नहीं करना। क्यों? मुझे कैसे पता चला डिलीवरी व्हीकल्स के साथ शामिल नहीं करना? क्योंकि वो डिलीवरी व्हीकल्स को अलग से डेप्रिशिएट कर रहा है और कार्स को अलग से डेप्रिशिएट कर रहा है, तो आपने सेपरेट रखना है इसको। ऑल राइट। और ये 8,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा। तो आपने इस 8,000 को तो लेके चले जाना है अपनी इक्विटी के पार्ट में। 8,000 ये यहाँ पे चला जाएगा आपके पास। और अब अगर हम लोग बात करें तो भाई हम नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं डिलीवरी व्हीकल। कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन है 20% के मुताबिक है। तो हम लोग चले गए डिलीवरी व्हीकल्स के पास। ये देखें कॉस्ट 112,500 मल्टीप्लाइड बाय, तो जी इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में शामिल कर दो। ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2 to 500
25। अब इसकी कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी आ गई? 57,500। और कॉस्ट में से ये माइनस कर दो तो आपके पास डिलीवरी व्हीकल की WDV क्या आ जाती है? 55। और आपको याद हो तो नॉन करंट एसेट में उसने PP इकट्ठा मांगा हुआ है। अब दूसरी बात करें इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो आप लोगों ने चार्ज करनी है वो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आप लोगों ने इक्विपमेंट 15 - 5 10,000 का 25%, ये 2500 यहाँ पे आ गया, कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा। और हमारे पास इसकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है। कार यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि ये तो साल में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई। ओके, तो कार के ऊपर 8,000 का 25% डेप्रिशिएट कर दो। और ये कब आई थी हमारे पास? स्टार्ट ऑफ द ईयर, 1 जुलाई को। तो 2,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। और कार कितने में जाकर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? 6,000। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 6,000 प्लस 7,500 प्लस 55,000, 6,800 ये आपके नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू बन जाएगी 6,800। ऑल राइट। अब जैसे ही आपने अपने फॉर्मेट को देखा आपको सिर्फ एक चीज नजर आई, बैंक क्या कोई एडजस्टमेंट्स थी? तो जैसे यहाँ पर गिवन है बैंक का करंट अकाउंट एज इट इज जाके अपने पास लिख लें। आप लोगों ने जाकर इसकी रिकॉर्डिंग की, आपको आपके करंट एसेट्स का टोटल मिल गया, करंट एंड नॉन करंट को ऐड किया, टोटल एसेट्स का पता चल गया। टोटल एसेट्स को जाकर कैपिटल एंड लायबिलिटीज के पोर्शन में आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, जहां से आपके सिर्फ क्रेडिटर्स रहते थे। लेकिन क्या क्रेडिटर्स में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट थी? तो आपने एज इट इज उनको उठा लिया 82,000 और वो जाके रिकॉर्ड किया। फिर जैसे ही आपने अपने फॉर्मेट्स को देखा तो आपके पास लोन एंड एक्रूड एक्सपेंसेस टोटल आप लोगों ने लिखे हुए थे। तो यहां से करंट लायबिलिटीज का पता चला, नॉन करंट लायबिलिटीज कोई भी नहीं थी। तो आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास कैपिटल का पोर्शन आ गया। इस कैपिटल में अगर आप लोग गौर करें, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग्स लिख चुके हैं, तो ये आपकी मिसिंग वैल्यू है। तो इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से आपने ये नेट प्रॉफिट को फाइंड कर लिया, ये बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास आ गई। इस बैलेंसिंग वैल्यू को आपने उठाया और अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेकर चले गए। जहां पर आप लोग अपनी ये वाली सारी एडजस्टमेंट जहां तक पहुंच चुके थे, तो यहां से आपने इसको माइनस किया, इसको ऐड किया, तो आपके पास आपके एक्सपेंसेस की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, एनी इशू? और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बज़ाहिर अगर एक्सपेंसेस की तरफ जाएं तो एक डिफिकल्ट टास्क आपके लिए हो सकता था, लेकिन अब आपके लिए ये एक इजी टास्क है। क्या आप बैलेंसिंग वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे? एनी क्वेश्चन? गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।